नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आप जाते हैं जब पानी खरीदने दुकान पे, भैया पानी की बोतल दे दो, तो मिलते जुलते नाम की निकाल के देता है। बिसलेरी दे देगा, कुछ और कई तरह के मिलते जुलते नाम वाली पीने के पानी की बोतल बाजार में उपलब्ध है। यानी नाम बदल दिया गया है और क्वालिटी भी एकदम अलग है। तो ये जो सरकार ने नाम बदला है मनरेगा का, वो जी राम जी कुछ कर दिया है नाम, तो ये कहने को, दिखने को और हम सबकी नजर में तो एक पॉलिटिकल प्लैंक है जिसमें गांधी जी का नाम हटा दिया गया है और अपने नाम पे उस योजना को लिखवा लिया गया है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती थी कि हमने मनरेगा दिया, हमने ये दिया वो दिया, तो बहुत सारी स्कीमें तो उन्होंने नाम बदल के अपने नाम कर ही लिए हैं। एक तरह से देखा जाए तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी है ये, लेकिन भाई सरकार तो सरकारी है, वो कोई पार्टी चला रही हो तो इसलिए चोरी भी नहीं कर सकते। सरकार की स्कीम को सरकार ने बदला। बहरहाल ये मसला नाम का नहीं है, ये मसला नाम बदलने का नहीं है, जैसा कि पार्टियां समझ रही हैं और जिसके ऊपर यहाँ पर विवाद चल रहा है कि नाम बदलो, नाम क्यों नहीं बदला, वगैरह वगैरह। प्रियंका गांधी ने उस पर बयान दिया है कि किसी एक आदमी की सनक के लिए या जो भी कहें, ऐसे अचानक से नाम नहीं बदला जाता। कुछ कांग्रेसियों ने या दूसरे लोगों ने कहा है कि महात्मा गांधी जो है उनके नाम पे ये नहीं किया जा सकता। लेकिन ये मामला सिर्फ इतना नहीं है, ये चालबाजी है। और ये चालबाजी इसलिए है क्योंकि हमारी अपनी केंद्र की मोदी सरकार जो लगातार हर फ्रंट पे नाकाम दिख रही है। हम आपको लगातार इस पे अपडेट करते रहते हैं कि भाई जीडीपी के फ्रंट पे हकीकत क्या है, खपत के फ्रंट पे हकीकत क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के फ्रंट पे क्या है, एक्सपोर्ट, सब बताते रहते हैं आपको सरल तरीके से। ये मसला है सरकार के फिस्कल डेफिसिट का। ये क्या होता है? यानी सरकार का घाटा। क्योंकि सरकार जब महंगे महंगे हवाई जहाज में चलेगी, महंगे महंगी गाड़ियों में चलेगी, अनाप शनाप योजनाओं में पैसा फूकेगी, ऐशो आराम से रहेगी, दुनिया भर की सब्सिडी देगी, अडानी ले जाओ, अंबानी ले जाओ, कितना रुपया राइट ऑफ किया जा रहा है, तमाम सारे कर्ज माफ किए जा रहे हैं, तो वो खर्चा किसी के सर पे तो पड़ेगा। अब आपको लगेगा आपके जो मन में आया कह दिया, तो मैं कुछ आंकड़े देता हूं आपको। देखिए, मैं अगर कोविड वाले साल को छोड़ दूं, वहां पर सरकार का घाटा 9.2% था, इसलिए मैं उसको नहीं लूंगा। तो उससे पहले के साल में ये घाटा था 4.6%। 2019-20 में सरकार का जो टोटल बजट है, माफ कीजिए जीडीपी जो है देश की, उसका 4.2% फिस्कल डेफिसिट था, यानी व्यापार बाजार का घाटा था, जो 21-22 में जाके 6.7% हो गया। 22 देश में देखे 6.4% हो गया। यानी जो चीज 4.6% थी वो पलट के 6.4% हो गई। अब सरकार ने प्रोविजनल उसको 4.8 या 9% होने का दावा किया है। मतलब निचोड़ की बात ये, पहले सरकार का जो घाटा होता था वो काफी कम हो रहा था, अब सरकार का घाटा बढ़ता जा रहा है। यानी सरकार उसी अठन्नी आमदनी में जो रुपया खर्च करती थी उसकी जगह 1.5 रुपया खर्च कर रही है। यानी केंद्र सरकार पैसे को बर्बाद कर रही है, ऐसा मैं कह सकता हूं एक नागरिक के नाते। क्यों कह सकता हूं, इसको समझिए। पैसा अगर बर्बाद ना किया जाता तो सरकार धीरे धीरे करके अपने खर्चों को कम करने की कोशिश नहीं करती। अब हम इसी स्पीड पे आ जाते हैं। जो घाटा है, यानी सरकार लगातार घाटे में जा रही है। घाटे में क्यों जा रही है, किस लिए जा रही है, इस पे हम रहेंगे तो गाड़ी चली जाएगी किसी और रास्ते पे। और हमारा रास्ता कौन सा है आज? मनरेगा वाला रास्ता। कि मनरेगा का नाम मोदी जी ने क्यों बदला, तो हमको नई वाली मनरेगा को देखना पड़ेगा। हालत यह है कि मनरेगा में जो बदलाव ला रही है सरकार, उसमें उसने कुछ खेल कर दिए। जैसे अभी तक मनरेगा में जो मजदूरी दी जाती थी, जो अनस्किल्ड वर्कर होते थे, मनरेगा है ही अनस्किल्ड वर्कर के लिए। मतलब इस स्कीम का मतलब यह है कि जो आदमी अपना, जिसको काम नहीं आता, जो कारीगर नहीं है, जो लोहार नहीं है, कारपेंटर नहीं, मतलब सीधे सीधे मजदूर है और वो वयस्क है और वो कई काम करना चाहे, तो सरकार उसको 100 दिन के लिए गारंटी देती है कि 100 दिन का काम हम देंगे, और अगर 100 दिन हम तुमको काम नहीं दे पाएंगे तो सरकार तुमको बेरोजगारी भत्ता देगी। ये योजना लाने के पीछे भी एक पूंजीवादी खेल था, क्योंकि सारा पैसा जब अमीरों का होता जा रहा है, आम आदमी के पास पैसे नहीं है, तो वह हथियार उठा लेगा। कल के दिन असंतोष बढ़ेगा, सामाजिक असंतोष, भेदभाव बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आम आदमी को संतुष्ट रखना है। इसीलिए मुफ्त अनाज कोविड के टाइम पे देना शुरू किया था, आज तक बंद नहीं कर पाए, साहस नहीं है। अब हो क्या रहा है कि अभी तक जो है ये जो मजदूर होता है, इसको 100% पैसा केंद्र सरकार दिया करती थी। कब? मनरेगा में, जिसको ये हटा रहे हैं। यानी उसकी जितना भी वेतन है वो सरकार देगी। इसके अलावा जो काम होता था वहां पे, मान लो पुल बन रहा है तो उसमें सीमेंट वीमेंट जो भी खर्चा होगा, उस खर्चे में भी केंद्र सरकार 75% पैसे देती थी और 25% पैसा ही राज्य सरकार को देना पड़ता था।
मतलब सड़क बने, पुल बने, जो भी काम होते हैं गांव में, तो इस तरह से मनरेगा योजना बनी हुई थी। अब जो सरकार योजना लेके आ रही है, इसमें इन्होंने कर दिया है खेल। और खेल क्या किया, क्योंकि सरकार जो घाटे में चल रही है वो घाटा पूरा नहीं कर पा रही है, लगातार केंद्र की सरकार डूबने की ओर है। भाई खाता अगर लगातार आपका बढ़ता जाएगा तो कर्जा बढ़ेगा। कर्जा इतना है कि जितना हिंदुस्तान में इनकम टैक्स इकट्ठा होता है, करीब करीब उसके बराबर कर्जा एक बार में दे देते हैं, चुका देते हैं। 20% के अराउंड रहता है बजट का, आप कभी भी निकाल के देख लीजिएगा। तो अब कर्जा बढ़ाना पड़ेगा, कर्जा भी नहीं बढ़ा सकते, तो आप एक काम करो, छोटे भाई को बुलाओ, इधर आ, कल से घर का राशन तू लेके आएगा। अब वो छोटा भाई कुछ कह नहीं सकता क्योंकि बड़ा भाई दबंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है। मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल जी हैं, मोहन यादव जी हैं, रेखा गुप्ता हैं, यानी जो जरा ना चू कर सकते ना चपड़ कर सकते हैं, जिनको मुख्यमंत्री से उठा के कल पार्षद बनाया जा सकता है। कई केंद्रीय मंत्रियों को विधायक बना चुके हैं मोदी जी, कई सारे धुरंधरों को सीधे उठा के। तो ऐसी स्थिति में वो ना चू करेंगे ना चुपड़ करेंगे। तो बोझ किस पे डाल दो? राज्यों के सिर पे डाल दो। मध्य प्रदेश पे डाल दो, उत्तर प्रदेश पे डाल दो, राजस्थान पे डाल दो। जब आप बोझ राज्यों के सर पे डालोगे तो क्या होगा? आपका खर्चा, आपकी बैलेंस शीट सही हो जाएगी। तो अभी आप 4.9% का अनुमान लगा रहे हो अगले साल का। तो क्या हो रहा है कि ये खर्च जो है वो पूरा 60% जो है वो केंद्र सरकार देगी और 40% राज्यों को देना पड़ेगा। मतलब ये है कि अब तक जो साजो सामान पे खर्चा लगता था वो तो 75% देगा ही देगा। राज्य जो है उसको 15% एक्स्ट्रा देगा पहले के मुकाबले, है ना। और जो 100% पैसा लगता था मजदूरों के वेतन का, उसको भी राज्यों के सर पे डाल दिया गया है, जो कभी तक केंद्र देती थी। अब उसमें भी 100 दिन की जगह 125 दिन कर दिया गया काम, यानी 25% वो और बढ़ गया। तो कुल मिला के, अब मैं उन पे नहीं जाऊंगा, पर्वतीय राज्यों में 10% के करीबी राज्यों से लेंगे, पहले अविकसित राज्य हैं, लेकिन सीधे सीधे इससे क्या होगा, जो राज्य हैं उनके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। अगर हम इसका पूरा हिसाब लगाएं, गणित लगाएं, तो आपको पिक्चर देखने में आसानी होगी। मैं बड़े वाले में जाऊंगा, 4300 करोड़ रुपया तमिलनाडु के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा, इस पर बढ़ जाएगा, तो वो आंकड़ा है, उसमें आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूं कि एक मजदूर पे खर्चे पे क्या असर पड़ेगा। पुराना जो मॉडल था उसमें 100% मजदूरी केंद्र देता था और मटेरियल में 75% केंद्र देता था, ठीक है साहब। केवल 25% मटेरियल में राज्य को देना पड़ता था। अब ऐसे समझ लीजिए कि पुराने मॉडल के हिसाब से अगर एक मजदूर 100 दिन मजदूरी करता है 300 रुपए रोज के हिसाब से, तो 30,000 रुपए महीना एक मजदूर के ऊपर खर्चा आता था। इसमें सरकार करीब 26-27 हजार रुपया खर्च करती थी केंद्र सरकार, और राज्य सरकार करता था 3,000 रुपया। समझ गया? एक मजदूर पे एक साल में 30,000 रुपया खर्च आता था, जिसपे 27,000 रुपया केंद्र सरकार खर्च करती थी, 3,000 रुपया राज्य सरकार खर्च करती थी, ठीक है साहब। अब आगे बढ़िए, अब नया मॉडल, इसमें क्या कर दिया इन्होंने, पहले 100 दिन था तो उसको 125 दिन कर दिया। तो अभी तक 30,000 आ रहा था, अब 25% और बढ़ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये सीधे सीधे 25% उसके ऊपर बोझ बढ़ गया राज्य के ऊपर। अब इस पे आगे आ जाइए, 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगा। अब असली गणित पे आते हैं। जो असल गणित है वो ये है कि वही मजदूर और वही मजदूरी जो पहले 300 दिन होती थी, 300 दिन ही लेके चल रहे हैं, तो वो अब जो है 37,500 रुपए की हो जाएगी, जो 30,000 रुपए की होती थी। और 37,500 रुपए में से केंद्र सरकार देगी 22,500 रुपए, यानी जो केंद्र सरकार 27,000 रुपए दे रही थी, वो 22,500 रुपया ही देगी मनरेगा में। और मजदूर से 25 दिन ज्यादा मजदूरी करा रही है, यानी मजदूर को 25 दिन ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। और राज्य सरकार को जो 2,500 रुपया देती थी, 30,000 रुपए में 2,500, 3,000 रुपया जो देती थी राज्य सरकार, उसको देना पड़ेगा 15,000 रुपया। यानी मनरेगा में राज्य सरकार का खर्चा 5 गुना बढ़ गया, 5 गुना। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये सरकार ने महात्मा गांधी का नाम बदलने के लिए किया है। ये सीधे सीधे केंद्र सरकार ने अपने घाटों को कम करने के लिए, घाटा कब होता है, जब आप एफिशिएंट नहीं होते। घाटा कब होता है, जब आप ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं, आप ठीक से धंधा नहीं चला रहे होते, दुकान नहीं चला रहे होते हैं। जब आप फेल होते हैं तो आप अपना घाटा दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं। जो राज्य 3,000 रुपये कुल दे रहा था, वो राज्य अब 15,000 देगा, तो राज्य का खर्चा 5 गुना बढ़ गया भाई जी एक मजदूर के ऊपर। और 2 से 3 करोड़ रुपया, 2 से 3 करोड़ नौकरियां, जॉब डिमांड हर साल रहती हैं। इसका भी एक आंकड़ा होता है, मैं आपको बता चुका हूं। जब डिमांड बढ़ती है मनरेगा में नौकरी की, तो इसका मतलब होता है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि जब कोई और काम नहीं मिलता तो आदमी मनरेगा में काम मांगता है।
तो क्या हो गया, हजारों करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपया जो है, 3 करोड़ मजदूर एक साथ जॉब की डिमांड करते हैं और इस तरह हजारों करोड़ रुपए का सालाना अतिरिक्त बोझ है, 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए का। और ये सारा बोझ डाल दिया है राज्यों की खोपड़ी पे। क्यों? सरकार ने अपने लिए राहत कर ली। अब आपको क्या लग रहा है, मजदूरों को फायदा हो गया? ये सिर्फ योजना में फायदा हुआ है। उसके बाद हमारे जैसे चैनल खबरें दिखा के रह जाएंगे और सरकार दूसरे कान से निकालती रह जाएगी, क्योंकि राज्यों के पास पैसे ही नहीं है, तो वो इतना काम कराएगी कहां से? क्योंकि राज्यों को पहले भी सरकार ने लूट के रखा हुआ, केंद्र सरकार ने, इस पे भी आएंगे। और कई राज्यों में हो रहा है, मनरेगा में पेमेंट में देरी हो रही है, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, एग्रीकल्चर सब्सिडी वगैरह सब चीजों पे असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। और इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये पैसा तो वही है। अब मनरेगा में डाइवर्ट करा दोगे, अगर आप 10 गुना पैसा ले लिया आपने, 5 गुना पैसा ले लिया आपने, तो अगर डाइवर्ट करा दोगे भैया, तो फिर दूसरी जगह पे नुकसान होगा, क्योंकि राज्य का बजट तो उतना ही है। अच्छा, राज्य के पास अपना नया टैक्स लगाने का कोई सिस्टम नहीं है, आपने उसका टैक्स लगाने का भी अधिकार करीब करीब छीन लिया। पहले सेल टैक्स होता था, वैट होता था, अब क्या है, पेट्रोल है। और पेट्रोल में भी जब महंगा होने लगता है, सरकार कहती है टैक्स कम करो, टैक्स कम करो। अपना टैक्स कम नहीं करती है, राज्यों से कम कराने लगती है। और जीएसटी कर दिया है, तो आपको टैक्स तो रहा नहीं, सीधे सीधे जीएसटी है, जिसमें से आधा केंद्र का आधा राज्य का। उस सिचुएशन में राज्यों के ऊपर बोझ तो पहले से ही ज्यादा है। और जीएसटी की कहानी आपको पता होगी, इन्होंने जब राज्य जीएसटी में आने को तैयार नहीं थे, तो उन्होंने कहा नहीं आना पड़ेगा। उन्होंने कहा हम नहीं आ रहे हैं, तो एक काम करेंगे, हम आपको भरपाई करेंगे, आपका जीएसटी जो है वो 40%, जो भी एक परसेंटेज था, वो आपको बढ़ेगा ही बढ़ेगा हर साल, ये हम गारंटी देते हैं। तो वो गारंटी उन्होंने दे दी उनको, लेकिन वो गारंटी 5 साल के लिए ही थी। 5 साल बाद वो गारंटी खत्म हो गई। तो वो जीएसटी कंपनसेशन देती थी सरकार उन राज्यों को जहां पे जीएसटी का कलेक्शन उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है जिसका सरकार ने वादा किया था। तो सरकार ने क्या किया, वो कंपनसेशन देती थी, उसको भी बंद कर दिया है। अब क्या करती, जीएसटी में सेस लगाती है। उस सेस में क्या होता है, अभी जीएसटी में अगर किसी चीज पे 20 जीएसटी है, तो 10 रुपया केंद्र का, 10 रुपया राज्य का। लेकिन सेस में सारा केंद्र का, वो केंद्र अपनी मर्जी से देता है। तो वो भी राज्य लुट चुके हैं। इसके अलावा सरकार जो भी स्कीम ला रही है, वो जनता को बेवकूफ बनाने वाली, राज्यों को बेवकूफ बनाने वाली और राज्यों का शोषण करने वाली है। जैसे अपना फिस्कल डेफिसिट, अपना व्यापार घाटा, ये क्या करेंगे, कम करेंगे और काम के दिन बढ़ा के 40% हिस्सेदारी बढ़ा के राज्यों के ऊपर बोझ लाद देंगे। राज्यों की अपनी समस्याएं हैं, उनकी कर्ज लेने की सीमाएं हैं और वो एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। कई राज्यों ने सरकारी इमारतें तक गिरवी रख के लोन लिया है। क्यों? क्योंकि सरकार जब भी कोई स्कीम लाती है, राज्य सरकारों से पैसा लगाती है और मोदी 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 होता है, उसमें बड़ा सा फोटो मोदी जी का चिपका होता है। कैसे, मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक उदाहरण आपके सबके सामने है, वो है सीएसएस, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। उसमें कटौती का 14वें और 15वें वित्त आयोग के बाद केंद्र सरकार ने कहा कि राज्यों को टैक्स का हिस्सा बढ़ा दिया गया है, इसलिए अब योजनाओं को हम कम कर देंगे। समझ रहे हैं, टैक्स का दायरा बढ़ गया, सेस और सरचार्ज बढ़ा दिए, और केंद्र की जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें उसने हिस्सेदारी घटा ली। अब आप सोचिए, सेवा करने आए थे, देश भर के राज्यों के भी खजाने को लूट रहे हैं, पैसा कहां जा रहा है मैंने तो अनुमान लगाया, बाकी भगवान ही जाने कहां जा रहा है भैया, किस झोले में जा रहा है वो। हालत ये है, नाम बदल दो, ढांचा बदल दो, पैसे कम कर दो। आपको कह दिया स्कीम का नाम बदला है, लेकिन नाम नहीं बदला है, उस स्कीम के अंदर खेल कर दिया है। ऊपर से दिख रहा है कि नाम तो जी राम जी हो गया है, लेकिन जी राम नहीं हुआ है, राज्यों की पॉकेट काट के सारे पैसे निकाल लिए गए हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे कि एक है स्मार्ट सिटी योजना। अब हालत यह है कि इस योजना में, स्मार्ट सिटी योजना में केंद्र ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 48,000 करोड़ रुपए में केंद्र से मिले 5 साल में, ठीक है। हर शहर को 500 करोड़ रुपया कुल स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। अब क्या कहा गया, इतना ही पैसा राज्य लगाओ या फिर लोकल बॉडीज लगाओ, अर्बन लोकल बॉडीज यानी नगर पालिका, नगर निगम वगैरह। और इसमें क्या किया, ये कहा कि पैसा ये लगेगा, आधा हम देंगे आधा तुम दोगे, लेकिन पैसा कहां जाएगा, उसके लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा। यानी स्मार्ट सिटी के लिए एक अलग से संस्था बनेगी, और उस संस्था में कहीं पे उसका स्मार्ट सिटी, ये कहीं पे वो नाम रखे हुए हैं। उस संस्था में पैसा कौन देगा, वो नगर पालिका देगी बेचारी। पैसा कौन देगा, राज्य सरकार देगी, और आधा पैसा केंद्र सरकार देगी। लेकिन उसका जो सीईओ होगा वो केंद्र सरकार की मर्जी से बनेगा। पैसा वो देंगे, फोटो मोदी जी का लगेगा,
अधिकारी उनकी मर्जी से खर्चा करेगा। और तो और ये जो स्पेशल पर्पज व्हीकल होगा, स्मार्ट सिटी कुछ नाम रख देते हैं उसका, जो भी है, उसका जो वो लोन लेगा उसकी गारंटी कौन देगा? उसकी गारंटी नगर निगम देगा, राज्य सरकार देगी। यानी पहले ही 50% रिस्क, अपना 50% पैसा दे दिया, जयराम जी की हम चलते हैं। रिस्क किसकी? तुम्हारी। और उसमें भी खेल समझिए, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो चीजें एक बार लगाने वाली हैं, भाई ठीक है हम यहां पे सड़क बना देंगे, बन गई एक बार, वो तो केंद्र सरकार के पैसे से होगा। इमारत बननी है, वो तो केंद्र सरकार से पैसे से होगा, यानी जिसमें एक बार लगना है। और जो लगातार वाले खर्चे हैं वो टोपी इनके सर डाल दी गई है। तो जो स्मार्ट सिटी परियोजना थी वो ये थी, और उसमें ऊपर से ये किया गया था कि जनता के भी खोपड़ी को छीलो। कैसे? हर चीज पेड़ बना दो, बस स्टॉप है उसमें 4 साइकिल रख लो बैटरी वाली, किराए पे चलाओ पैसे लो, सूसू करने जाएगा पैसे लो, स्मार्ट शौचालय है साहब, ये स्मार्ट पार्किंग है, ऐसे ऐसे करके पूरा पेड़ बना के सब बनाया गया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? स्पेशल पर्पज व्हीकल ने बैंकों से लोन लिया, बॉन्ड जारी करके जनता से पैसे लिए, पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, कर्जा दिखा स्पेशल पर्पज व्हीकल का, लेकिन वो कर्जा सरकार के ऊपर था। और आज कई स्पेशल पर्पज व्हीकल यानी जो संस्थाएं स्मार्ट सिटी, मैं नाम याद नहीं कर पा, बहुत सारे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम रखे हुए हैं, कॉरपोरेशन, स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन है कहीं पे स्मार्ट सिटी अथॉरिटी, ऐसे ही करके, तो वो जो है अब घाटे में चल रही हैं। अब उसकी भरपाई कौन करेगा? राज्य करेगा। तो इस तरह की योजनाओं में पैसा जनता का लगवा के राज्यों का पैसा लगवा के और अपना फोटो छपकवा के भरपूर प्रचार। और अब ये मनरेगा और दूसरा मुफ्त अनाज, इन दोनों स्कीमों को सरकार की आंख में किरकिरी है, क्योंकि ये जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है ना, इनको बहुत पेट में गुड़गुड़ होती है, और ये है उनके तोहफा कबूल। तो ये उनकी चमचागिरी करते हैं। तो ये अपने खर्चों को कम करके दिखाने के लिए, देखो हमारा फिस्कल डेफिसिट ठीक है, हमारी सरकार की सेहत ठीक है, अरे भाई जो तुम आलतू फालतू खर्चे कर रहे हो दुनिया भर के, उनको कम करो। मनमोहन सिंह ने किया था ना कि भाई मंत्रियों की संख्या फिक्स कर दी थी, भाई इतने सीटें तो इतने मंत्री ही बन सकते हैं। क्यों? सरकार का खर्चा कम करना था। यहां तो आप बैठ के पूरा का पूरा इंडिया गेट पे एक नया पूरा, अरे कुछ नहीं, नई संसद, नया ये नया वो सब बना रहे हो। तो सरकार को खर्चा कम करके अपना घाटा कम करना चाहिए, उसकी जगह ये क्या कर रहे हैं? घाटा दूसरे का बढ़ा रहे हैं और अपना नाम कर रहे हैं। तो इस तरह से चल रही है सरकार। और कुल मिला के ये जो मनरेगा का नाम बदला है, जीराम जी किया है, ये राज्य सरकारों की जयराम जी की कर दी है। राज्यों के लिए सरवाइव करना कितना मुश्किल होगा। और उसके बाद ऊपर से उनका जीएसटी का हिस्सा नहीं देना, सेस का हिस्सा नहीं देना, लटका के रखना। ये केजरीवाल की सरकार है भाई, पंजाब वाली सरकार, इसको लटका दो, इसका पेमेंट, विपक्षी की सरकार का लटका दो, इसका लटका दो, और अपने वाले का भी लटका दो। तो क्या बोल लेगा वो तो बेचारा पहले ही जो है उसको तो पता ही नहीं था, वो तो घर पे सो रहा था, अचानक पर्ची निकल आई उसके नाम की, मुख्यमंत्री बन गया वो, उसको तो जो कहा जाता है वो कर रहा है वो। तो सिचुएशन जो है वो ये है मनरेगा की असली कहानी, जो मैंने आपके सामने रख दी है तथ्यों और आंकड़ों के साथ। नमस्कार, जय हिंद।